वापस आएगा, करते हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं वापस से एक बार स्टार्ट करता हूं। देखिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जो कि ये बताता है कि हमारी कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं। अब वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 बताई गई हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं गोइंग कंसर्न पर। तो आप पहला पॉइंट लिखा आपने, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलती है, एंटिटी विल बी इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका वो बिजनेस बिना रुके लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा। यानी एक ऐसा फ्यूचर जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, लंबे समय तक वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इट इज अज्यूम्ड दैट एंटिटी हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ शटिंग डाउन द ऑपरेशन। ये बोल रहा है गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस चलता रहेगा, तो इसका मतलब यहां एक अजम्पशन होती है कि न तो उस एंटिटी का ऐसा इंटेंशन है कि वो अपने बिजनेस को बंद करे, और ना ही इस बात की कोई नेसेसिटी अराइज हुई है कि उसे अपने ऑपरेशन को क्या करना पड़े, बंद करना पड़े। हाँ जी, आइएगा आगे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि देखिएगा कि न तो एंटिटी का ऐसा इंटेंशन है और ना ही नेसेसिटी है कि वो शट डाउन कर दे। अब तीसरा पॉइंट जो लिखा वो हमें समझना है कि अगर गोइंग कंसर्न अप्रोच नहीं फॉलो होती है तो हम अपनी असेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाएंगे। सर जी अब ये रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आज हम अपनी उस असेट को बेच दें तो हमें क्या अमाउंट रियलाइज होगा, उसी वैल्यू पर हम असेट को दिखाते हैं। कैसे, आओ कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनना। मिस्टर ए हैज पीपीई, पीपीई होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्टिंग रुपीज 50 lakh, but पीपीपी क्या है सर? पीपी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, असेट ले लो आप, मशीन ले लो बेसिकली, बट देयर इज नो गोइंग कंसर्न। realizable value is 80% of cost. And realization expenses are 5%. Calculate depreciation. To be charged. अब ये आइए, आप यहां पर मेरी बात को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं मिस्टर ए के पास एक पीपीई है, यानी एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 50 लाख है। तो वैसे तो वो अपनी बैलेंस शीट में उसे 50 लाख पर दिखा था, लेकिन क्या हुआ, उसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वॉयलेट हो गई, यानी उसका बिजनेस नॉट अ गोइंग कंसर्न पर चल रहा है, यानी बंद होने वाला है।
तो इमीडिएटली हमारी अप्रोच क्या बोलती है, अब आप अपनी असेट को 50 पर नहीं दिखा सकते। आपने भले ही 50 में खरीदी, लेकिन अब चूंकि आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वायलेट कर चुके हो, तो आपको उसकी रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ कितना पैसा मिलेगा मुझे? 37,50,000। 50 लाख का 80% और माइनस फिर 5% के खर्चे, बताओ कितना आया? ये आ गया 38 लाख। 50 लाख का 80% हुआ 40 लाख, और 40 लाख में से 5% यानी 2 लाख हटा दोगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास? 38 लाख। अब बताओ, आप अपनी बुक्स में असेट को 38 से ज्यादा पर नहीं दिखा सकते, जबकि बुक्स में कॉस्ट कितनी चल रही है? 50 लाख। तो 50 50 लाख। को 38 पर लाओगे तो कितना डेप्रिसिएशन बुक करोगे तो वो 38 पर पहुंचेगी? 12 लाख। लीजिए आंसर आ गया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 12 लाख। कल को हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कि भैया अगर हम गोइंग कंसर्न अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप बताइए। तो इस तरह से आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बताओ आया ये पॉइंट समझ में? यानी बस सर अब हाँ जी बोलो। सर अपने 50 लाख का 80% निकाल लिया। बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू थी। 40 लाख सर, और 40 लाख का 5% माइनस किया ना। हाँ 40 लाख तो मिलेगी, और 40 लाख को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5% के 5% के खर्चे करने पड़ेंगे। तो भाई अगर 5% के खर्चे करने पड़ेंगे तो मुझे तो पैसा और कम मिलेगा ना। यस सर। यस। समझ लो, मुझे पैसा और कम मिलेगा। तो मैं अपनी बुक्स में जितना मुझे रियलाइज होगा केवल उतने पर ही दिखा सकता हूं, उससे ज्यादा पर नहीं दिखा सकता मैं। सर फिर ये डेप्रिसिएशन वाला बताओ ना, डेप क्या बोल रहे हो? डेप्रिसिएशन वाला क्या? डेप्रिसिएशन का भी सर एक बार बताओ ना, 12 लाख वाले, ये वाले के। 12 कैसे आया? यस। भाई देखो, मेरी एसेट खरीदी कितने में थी मैंने? 50 लाख में। लेकिन आज उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दिखाऊंगा? 38 लाख। 38 से ज्यादा दिखा ही नहीं सकता। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर 50 की असेट को 38 पर लाना है तो डेप्रिसिएशन लगाओगे तभी तो असेट की वैल्यू कम होगी। यस सर। तो कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे 50 लाख में कि उसकी वैल्यू कम होकर 38 लाख? 5% लग जाएगा 12 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया ना, 5% नहीं। सर। 40 लाख पे लग जाएगा। 40 लाख पे 5% तो खर्चे हैं भाई, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन वापस पढ़ो। 50 लाख की कॉस्ट है, आज अगर आप बेचोगे तो 80% वैल्यू मिलेगी, तो आपको मिला 40 लाख। लेकिन इसको बेचोगे तो 5% के खर्चे, कोई कमीशन देना पड़ेगा, तो आपको तो 38 लाख रुपए ही मिलेंगे ना। अब यस सर। अब मैं बोल रहा हूं 50 लाख की चीज के आपको 38 लाख मिल रहे हैं, तो कितनी वैल्यू गिर गई? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख का मेरा डेप्रीसिएशन मेरे P&L में आ जाएगा। बस ये पॉइंट है। ये आया पॉइंट समझ में? आगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, देखो। आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 5 लाख। आपके पास एक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू 120% है, एक्सपेंस 5% है।
गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट फॉलोड। तो अब आप बताओ, स्टॉक टू बी शोन इन बैलेंस शीट, आपको बताना है कि स्टॉक या इन्वेंट्री किस वैल्यू पर आप अपनी बुक्स में दिखाओगे। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो आप। 5,70,000। वेरी गुड। देखो, सबसे पहले रियलाइजेबल वैल्यू निकाली 5 लाख का 120%। बेचोगे तो ये पैसा मिलेगा, यहां तक क्लियर। लेकिन इसमें से 5% के खर्चे हो जाएंगे, तो 5 लाख का 120% कितना हो गया? 6 लाख। और 6 लाख में से 5% यानी 30,000 हटाओगे तो कितना 30,000। बचेगा? 570। 5,70,000। तो यानी आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी वो 5,70,000 जाएगी। आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी वो 5,70,000 जाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू जाएगी ना सर ये? क्या? रियलाइजेबल ही होगी ना सर ये वाली? हाँ जी बिल्कुल, ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। सर अपन ने बैलेंस शीट पे तो 5 लाख से ही कर रखा होगा, फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे ना 30,000। नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन ये तो बढ़ गई ना वैल्यू, P&L में जाएगा। बात समझे? यहाँ पर तो फायदा हो गया मुझे, क्योंकि 5 लाख की इन्वेंट्री से अब मुझे वर्थ कितनी मिलेगी? 570 मिलेगी मुझे। तो बस इन्वेंट्री की वैल्यू मेरी बुक्स पे 570 जाएगी, और ये जो प्रॉफिट होगा ये मेरे उसी साल के P&L अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आओ। अब है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का। आइए जरा अब हम बात करें इस कंसिस्टेंसी पर। देखो ये क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज are consistent from one period to other. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होंगी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए एक पीरियड से अदर पीरियड पर। व्हाट डज इट मीन? यानी देखो क्या होता है, पॉलिसीज का बेसिक मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि डेप्रिसिएशन का मेथड, मान लो मैं अपने यहां पर असेट के लिए डेप्रिसिएशन का SLM मेथड फॉलो करता हूं, तो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको वो अकाउंटिंग की पॉलिसी कंसिस्टेंट रखनी चाहिए। ऐसा मत करना कि आज डेप्रिसिएशन लगाया SLM से, फिर लगाया WDV से, फिर लगाया सम ऑफ डिजिट मेथड से, फिर लगा दिया SLM से। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करोगे तो कभी भी आपके अकाउंटिंग डेटा जो है ना वो कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टर लास्ट ईयर और करंट ईयर के डेटा को कंपेयर करना चाहता है तो वो तभी कंपेरेबल हो सकता है जब आपने अपनी सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखा हो। लिखें सेकंड पॉइंट,
सर वैसे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंसी का मतलब एक समान रहना। आप एक बार फॉलो करोगे ना जिस पॉलिसी को, वो कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे आप। ठीक है, जी सर। लिखो इसमें this assumption provide comparability of accounting data। ये लीजिए, ये अजम्पशन ही वो अजम्पशन है जो ये बताती है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी अकाउंटिंग को अगर सही रखोगे तो ही आप क्या कर पाओगे, अपने डेटा को कंपेयर कर पाओगे। फिर आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखें रेवेन्यू एंड कॉस्ट must be recognized as they are earned or incurred। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अजम्पशन क्या बोलती है, ये अजम्पशन ये बोलती है कि भैया रेवेन्यू जो है ना, आप उसी समय बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना जब आप अर्न कर लोगे, वेदर रिसीव्ड और नॉट। आपको रिसीव हुई तो भी ठीक है, रिसीव नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उस रेवेन्यू को अर्न कर लिया है, अर्न करने का मतलब होता है जब आपने अपनी तरफ से सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, तो इसका मतलब आपने उसको अर्न कर लिया। तो जैसे ही आपने रेवेन्यू को अर्न किया, आपको इमीडिएटली उसे अपनी बुक्स में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसी तरह से मान लो एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस जो इनकर्ड हो गए हैं, वेदर पेड और नॉट मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पे किया तो भी ठीक, पे नहीं किया तो भी ठीक, लेकिन वो खर्चा इनकर्ड हो गया तो आपको उस खर्चे को उसी साल के P&L में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्न और इनकर्ड। एक पॉइंट और लिख लो, for companies it is mandatory for companies it is mandatory to keep accounts on accrual basis। ये लीजिए,
ये 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को लेकर के बनाए गए हैं। बताओ, क्लियर है बिल्कुल? गोइंग कंसर्न, Yes, sir. कंसिस्टेंसी असम्पशन और एक्रूअल बेसिस, ये एस 1 में आते हैं सारे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है जैसा मैंने आपको करवाया। और ये ध्यान रखना, एज पर एस 1 केवल 3 ही अजम्पशंस हैं जिनको हम फंडामेंटल अजम्पशंस मानते हैं। बाकी कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ और भी अजम्पशंस हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे ध्यान है आप लोगों को, एक आप पढ़ते हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यस सर। क्या होता Yes, है? sir. Business and businessmen are two different entities. बिल्कुल, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट की बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा देता है तो वो उस बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता लाइबिलिटी। है। एक होती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यस सर। क्या होता है बताओ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब आएंगे। पहले बताओ मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपको बिजनेस में केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हो। अगर आप उन्हें मनी में मेजर कर सकते हो तो रिकॉर्ड करो, अगर मनी में मेजर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। उसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? मटीरियलिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, और अगर कोई चीज इममटीरियल है, कोई अमाउंट बहुत छोटा सा है जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा मटीरियलिटी नहीं रखता, उन सबको इग्नोर कर दो। आप उनको अपनी बुक्स में मत लिखो, केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखो जो आपके बिजनेस के लिए मटीरियल या महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है। ये तो 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था, उसी टाइप से लग रहा है। बिल्कुल वही है ये चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। सर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर के सारे खर्चों को दिखाना है? प्रूडेंस है ना शायद? स्टूडेंट्स में हाँ जी, प्रूडेंस। थोड़ी वाली। प्रूडेंस का प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होने वाला है, एंटिसिपेटेड है कि कोई लॉस फ्यूचर में होने वाला है, तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, गेन Profit. होने वाला है, Profit. तो आप रिकॉर्ड नहीं नहीं कर कर मत करो।